हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं ज्योग्राफी के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आई हूँ, जो भी ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में महासागरीय धाराओं से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और मैंने इस टॉपिक को इतना डीप में बनाया है कि ये अगर मेंस एग्ज़ाम में भी किसी में पूछा जाता है, जैसे कोई PCS लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब इसको एक बार अच्छे से देखिए और इसका नोट्स भी बनाने का कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा डीप में बनाई हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे महासागरीय धाराएं क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका हम थोड़ा डीप में एनालिसिस करते हैं। तो समुद्री जल के सतत पूर्वानुमानित निश्चित दिशा में गति करने को महासागरीय धाराएं कहते हैं। यह समुद्र के विशाल जल राशि की गत्यात्मक अवस्था है, जो विभिन्न शक्तियों के कारण प्रभावित होती है। वे समुद्र में बहने वाली नदी की तरह है। महासागर का पानी दो दिशाओं में बहता है, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज गति को धाराओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति को अपवेलिंग या डाउनवेलिंग कहा जाता है। महासागरीय धाराएं जलवायु पर उनके प्रभाव के कारण मानव जाति और जीव मंडल को भी प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टाइप के ऐसे शक्ति है या प्रभाव है जिसकी वजह से महासागरीय धाराएं प्रभावित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की शक्तियों से प्रभावित होता है। पहला है इसमें प्राथमिक बल। तो पहले प्राथमिक बल को ही देख लेते हैं। इसमें कि एक टॉपिक है इसका, प्राथमिक बल के अंतर्गत ही आता है सौर ऊर्जा द्वारा ताप। तो फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होने से जल का विस्तार होता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास समुद्र का जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक है। यह बहुत मामूली ढाल का कारण बनता है और पानी ढाल से नीचे बह जाता है। दूसरा कारण है फ्रेंड्स इसका हवा जो है, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा पानी को गति प्रदान करने के लिए उसे धक्का देती है। हवा और पानी की सतह के बीच घर्षण जल राशि की गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जल राशि को नीचे खींचता है और ढाल भिन्नता पैदा करता है। उसके अलावा है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है। और पानी के उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहने का कारण बनता है। इसके अलावा इन बड़े जल संधि और उनके चारों ओर बहने वाले प्रभाव को गाइड्स कहा जाता है। ये सभी महासागरीय घाटियों में बड़ी वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न करते हैं। दूसरा है माध्यमिक बल, जिसके प्रभाव के कारण महासागरीय धाराएं प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, इसको भी देखते हैं। जल घनत्व में अंतर या महासागरीय धाराओं की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को प्रभावित करता है। उच्च लवणता वाला जल कम लवणता वाले जल से घनत्व में अधिक होता है। उसी प्रकार ठंडे जल का घनत्व गर्म जल से अधिक होता है। अधिक घनत्व वाला जल नीचे की तरफ बढ़ता है, जबकि अपेक्षाकृत हल्का पानी ऊपर उठने लगता है। इसके अलावा जल का तापमान भी डिपेंड करता है। ठंडे पानी की समुद्री धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों पर ठंडा पानी नीचे की तरफ उतरता है और धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। गर्म पानी की धाराएं सतह पर भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ती है, ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए ठंडे पानी को गर्म कर देती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला है सतही धाराएं। तो सतही धाराएं देख लेते हैं। बड़े पैमाने पर सतही धाराएं महासागरीय धाराएं वैश्विक पवन प्रणालियों द्वारा संचालित होती है, जो सूर्य की ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। ये धाराएं स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हुए उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्मी स्थानांतरित करती है। यह समुद्र के संपूर्ण जल का लगभग 10% है। यह जल समुद्र के ऊपर सतह पर 400 मीटर तक है। उसके अलावा है गहरे जल की धाराएं। पानी के तापमान और लवणता की परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप पानी के घनत्व में अंतर भी महासागरीय धाराओं का कारण बनता है। इस प्रक्रिया को थर्मोहेलान परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। यह समुद्र के अन्य 90% जल का निर्माण करता है। घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता के कारण यह जल समुद्र की घाटियों के चारों ओर घूमता है। गहरा जल उच्च अक्षांशों पर
गहरे समुद्र की घाटियों में नीचे की तरफ डूब जाता है, जहां तापमान इतना ठंडा होता है कि इसका घनत्व बढ़ जाता है। इससे वैश्विक कन्वेयर बेल्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। यह गहरी और सतही धाराओं की एक कनेक्टेड प्रणाली है जो 1000 साल की अवधि में दुनिया भर में फैलती है। महासागरीय धाराओं का यह वैश्विक सेट पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के साथ साथ महासागर पोषक तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके अलावा महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें कितने टाइप से होता है? तो फ्रेंड्स 2 टाइप से होता है, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ठंडी धाराएं या ठंडे पानी को गर्म वाले क्षेत्रों में लाती है। ये धाराएं आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर निम्न और मध्य अक्षांशों यानी दोनों गोलार्धों में और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पूर्वी तट पर पाई जाती है। इसके अलावा गर्म जल धाराएं देख लेते हैं। यह ठंडे पानी के क्षेत्र में गर्म पानी लाती है और आमतौर पर निम्न एवं मध्य अक्षांश से महाद्वीपों के पूर्वी तट पर देखी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। इसके अलावा महासागरीय धाराओं की विशेषता क्या है? तो महासागरीय धाराओं की विशेषता में प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित हवाओं और कोरियोलिस बल द्वारा लगाए गए तनावों से बेहद प्रभावित होती है। समुद्री परिसंचरण पैटर्न मोटे तौर पर पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में मेल खाता है। मध्य अक्षांशों में महासागरों के ऊपर वायु परिसंचरण मुख्य रूप से प्रतिचक्रीय यानी उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होता है। महासागरीय परिसंचरण पैटर्न भी उसी से मेल खाता है। उच्च अक्षांशों पर जहां हवा का प्रभाव ज्यादातर चक्रवाती होता है, समुद्री परिसंचरण इस पैटर्न पर अनुसरण करता है। स्पष्ट मानसूनी प्रवाह वाले क्षेत्रों में मानसूनी हवाएं धाराओं को प्रभावित करती है। कोरियोलिस बल के कारण निम्न अक्षांशों से गर्म धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर से और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से चलती है। महासागरीय परिसंचरण ऊष्मा को एक अक्षांश पेटी के रूप में एक अक्षांश पेटी से दूसरे अक्षांश तक इस प्रकार पहुंचाता है जैसे वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण द्वारा ऊष्मा का परिवहन किया जाता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल का ठंडा पानी उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में गर्म पानी की ओर बढ़ता है, जबकि निचले अक्षांशों में गर्म पानी ध्रुव की ओर बढ़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, विभिन्न प्रकार के महासागरीय धाराएं कौन कौन सी है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें भूमध्य रेखीय धारा प्रणाली, आर्कटिक महासागर को छोड़कर प्रत्येक महासागर में एक उत्तरी विषुवतीय धारा, एक दक्षिण विषुवतीय धारा और एक विषुवतीय प्रति विषुवतीय धारा होती है। उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रति विषुवतीय महासागरीय धारा यह उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखीय धाराओं के बीच स्थित है और उनके विपरीत दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट मतलब एसीसी एक महासागरीय धारा है जो अंटार्कटिक के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिणावर्त बहती है। एसीसी का एक वैकल्पिक नाम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी है। उसके अलावा नेक्स्ट है हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा। इस कम लवणता वाले करंट में एक बड़ा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र स्थित है और यह दुनिया की प्रमुख पोषक प्रणालियों में से एक के रूप में कार्य करता है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ चिली के दक्षिणी सिरे से उत्तरी पेरू की ओर बहती है। कुरिल या ओयासियो धारा यह उप आर्कटिक महासागरीय धारा वार्मावर्त दिशा में परिचालित होती है। यह आर्कटिक महासागर से निकलती है जो पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर के माध्यम से दक्षिण में बहती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर करंट है। करंट मतलब यहाँ पे धारा होगा फ्रेंड्स। यह उत्तरी प्रशांत बहाव बनाने के लिए जापानी पूर्वी तट से कुरियोसियो से टकराता है। उसके नेक्स्ट है कैलिफोर्निया धारा। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली एलुसियन धारा का विस्तार है। यह उत्तरी प्रशांत दायरे का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है लैब्राडोर धारा। यह आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर बढ़ती हुई गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। कोल्ड लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम का संयोजन मछली पकड़ने हेतु दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो ये पॉइंट एक फैक्ट है फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कनारी धारा। फ्रैम स्ट्रेट और केप फेयरवेल के बीच फैली कम लवणता वाली धारा है। यह आर्कटिक को सीधे उत्तरी अटलांटिक से जोड़ती है। यह आर्कटिक के लिए मीठे पानी का प्रमुख सिंक है। आर्कटिक से समुद्री बर्फ के निर्यात में भी इसका प्रमुख योगदान है। इसके अलावा बेंगुएला धारा दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवन बहाव की शाखा है।
दक्षिण अटलांटिक महासागर गायरे का पूर्वी भाग है। कम लवणता अपवेलिंग की उपस्थिति मछली पकड़ने हेतु उत्कृष्ट क्षेत्र है। इसके अलावा है नेक्स्ट फॉकलैंड धारा। यह अंटार्कटिक सरकम्फ्लोर करंट की एक शाखा है। इसे मालविनास धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम फॉकलैंड द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है। यह ठंडी धारा ब्राजील की गर्म धारा के साथ मिल जाती है और ब्राजील मालविनास संगम क्षेत्र बनाती है, जो इस क्षेत्र की समशीतोष्ण जलवायु के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वोत्तर मानसून धारा। दक्षिण उत्तर भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा को पार करते हुए दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर बहती है। उसके अलावा है सोमाली करंट यानी सोमाली जलधारा। ये है अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के अनुरूप चलता है। यह मानसून से काफ़ी प्रभावित होता है। प्रमुख अपवेलिंग प्रणाली का क्षेत्र है। उसके अलावा नेक्स्ट है पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा। इसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अंटार्कटिक सरकम्फ्लोर करंट का हिस्सा है। यह एक मौसमी धारा है। गर्मियों में तेज और सर्दियों में कमजोर, मतलब सर्दियों में इसकी चाल धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट है कोरोसियो धारा। इस पश्चिमी बाउंड्री धारा को जापान करंट या ब्लैक करंट के रूप में भी जाना जाता है। जापानी में कोरोसियो शब्द का अर्थ होता है ब्लैक स्ट्रीम। यह अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम का प्रशांत एनालॉग है। इस धारा का औसत सतही तापमान आसपास के महासागर की तुलना में अधिक गर्म होता है। यह जापान के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, जो अपेक्षाकृत गर्म है। उसके बाद है उत्तरी प्रशांत धारा। यह कुरियोसियो और ओयासियो की टक्कर से बनती है। यह पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर के साथ वार्मावर्त परिचालित होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अलास्का धारा। यह उत्तरी प्रशांत महासागर के एक हिस्से के उत्तर की ओर मुड़ने के परिणाम स्वरूप बनती है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यह दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट के साथ उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले समुद्री जीवों को गति प्रदान करने में सहायक है। इसके अलावा है फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के चारों ओर बहती है और केप हैटरस में गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम। पश्चिमी तेज धारा से संचालित मुख्य रूप से हवा के साथ हवा के दबाव से यह उत्तरी अटलांटिक बहाव यानी उत्तरी यूरोप और दक्षिणी धारा को पार करते हुए तथा कनारी धारा यानी पश्चिमी अफ्रीका का पुनर्चक्रण में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है नॉर्वेजियन करंट यानी नॉर्वेजियन धारा। यह वेज के आकार का करंट पानी के दो प्रमुख आर्कटिक अंतर्वाहों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक बहाव की एक शाखा है और कभी कभी इसे गल्फ स्ट्रीम का विस्तार भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राजीलियाई धारा। ब्राजील के दक्षिणी तट के साथ रियो डी ला प्लाटा तक बहती है। यह अर्जेंटीना सागर में ठंडे फॉकलैंड करंट में शामिल हो जाती है, जिससे यहाँ समशीतोष्ण समुद्र की स्थिति बनती है। इसके बाद नेक्स्ट है मोजाम्बिक धारा। यह मोजाम्बिक चैनल में अफ्रीकी पूर्वी तट के साथ मोजाम्बिक और मेडागास्कर द्वीप के बीच बहती है। इसके बाद है अग्लुहास धारा। यह सबसे बड़ी पश्चिमी बाउंड्री महासागरीय धारा है। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ बहती है यह। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम यानी जून अक्टूबर के दौरान हिंद महासागर पर हावी होती है। यह पूर्व की ओर बहने वाली एक व्यापक महासागरीय धारा है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फैली हुई है। इसके अलावा है महासागरीय धाराओं का प्रभाव। ये एक इसका पॉइंट है जिसको जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार देखते हैं तो धाराएं उन क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करती है जिनमें वे बहती है। गर्म भूमध्य रेखीय धाराएं उस क्षेत्र का तापमान बढ़ाती है जिसमें वे बहती है। इसी तरह ठंडी धाराएं उन स्थानों के तापमान को कम करती है जहां वे बहती है। उदाहरण के लिए गर्म उत्तरी अटलांटिक बहाव के बिना ब्रिटिश द्वीप समूह बेहद ठंडे होते हैं। उसके बाद पेरू की गर्म जलवायु को पेरू की ठंडी धारा द्वारा ठंडा किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पे जलवायु परिस्थितियाँ में क्या क्या है। तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगा तो गर्म धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएं उनसे नमी ग्रहण कर लेती है और वर्षा करवाती है। जैसे उत्तरी अटलांटिक बहाव यूरोप के पश्चिमी तटों के साथ स्थित कुछ क्षेत्रों में वर्षा लाती है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं वर्षा नहीं लाती है और क्षेत्र को ठंडा व शुष्क बनाती है। वेनेजुएला की ठंडी धारा के कारण कालाहारी मरुस्थल में बमुश्किल से वर्षा होती है। उसके बाद कोहरा का बनना एक ये भी कारण बनता है। तो
गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से कोहरा बनता है। ठंडी धाराओं के साथ गर्म धाराओं के मिलने की वजह से कोहरे के कारण जहाजों पर खतरा मंडराता है। इसके परिणाम स्वरूप अतीत में कई जहाज मलबे में तब्दील हो गए, मतलब हो चुके, क्योंकि वे कम दृश्यता के कारण हिमखंडों को देखने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा मछली पकड़ने के लिए भी उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। तो गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिश्रण से प्लावकों का जमाव होता है, इसलिए ऐसी जगहों पर मछलियां बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थल का निर्माण होता है। तो शीत महासागरीय धाराओं का उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तट क्षेत्रों में रेगिस्तान के निर्माण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ काफी कोहरा देखा जाता है और अधिकांश क्षेत्र नमी के कारण शुष्क है। उसके अलावा व्यापार और वाणिज्य में भी देख लेते हैं। यदि वे धाराओं की अनुकूलता का पालन करते हैं तो धाराएं जहाजों के नौकायान में मदद करती है। कई गर्म धाराएं सर्दियों के दौरान भी यूरोप के बंदरगाहों को बर्फ मुक्त रखती है, जो व्यापार और वाणिज्य में मदद करता है। इसके अलावा हिंसक तूफान को देख लेते हैं। कभी कभी गर्म और ठंडे प्रभाव के मिलने के परिणाम स्वरूप हिंसक तूफान का आना एक कारण हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर आने वाले तूफान उस रेखा का अनुसरण करते हैं जहां गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर करंट के साथ विलीन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन एंड आंसर है, जिसको देख लेते हैं। विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, इसके ऑप्शन है, गर्म और ठंडी जल वायुमंडलीय धाराएं मिलती है। नदियां बड़ी मात्रा में ताजे पानी को समुद्र में बहा कर लाती है। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती है। महाद्वीपीय सेल्फ लहरदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मैं तब तक छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूमना, हवा का दबाव और समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपर्युक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं समुद्र की सतह पर धीमी गति वाली जल राशि है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित पवनों द्वारा प्रभावित होती है। महासागरीय धाराएं महासागर के विन्यास से प्रभावित होती है। तो इसके भी ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 और केवल 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट